नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बैड एंड क्रेजी सीरीज के एपिसोड 1 के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो बिना ज्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक गहरे से समंदर से होती है जिसके गहराई में एक बंदा डूब रहा होता है। फिर खून से लथपथ एक घायल बंदा दिखाया जाता है जो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में लोगों के सामने पिट रहा होता है। वीडियो का रुख फिर से उसी डूबते हुए बंदे के पास मुड़ता है जो अपने ओपोनेंट के पंचेस को ब्लॉक करता हुआ नजर आ रहा है। बॉक्सिंग वाली बात इस डूबते हुए बंदे के दिमाग की उपज है। ये अपनी मदहोशी में ही सोच रहा है कि ये बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर रहा है। अपने इमेजिनेशन में सामने वाले बंदे से बहुत मार खाने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, पर लोग उसे पकड़ लेते हैं और सारे दर्शक इसे मारो बोल बोल कर चिल्लाने लगते हैं। सारे लोग इसके विरोधी को चीयर कर रहे होते हैं ताकि वो इसे आकर के मारे। एक भी बंदा ऐसा नहीं होता जो इसके सपोर्ट में खड़ा होता है। इसे मारने के लिए इसका विरोधी इसके करीब आने लगता है, तभी इसे होश आ जाता है। वेट अ मिनट, अभी इसे रियल वाला होश नहीं आया है। अपने विरोधी से तो इसने फाइनल मार खाई ही नहीं, ऐसे कैसे होश आ जाएगा। हाँ, तो इसका विरोधी जैसे ही इसे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, इसे होश आ जाता है और पता चलता है कि ये कल रात नशे की हालत में था और नहाते नहाते बाथरूम में ही सो गया। व्हाट अ वेस्ट। उसके बाद ये बंदा सूट बूट पहनकर अपने काम पर जाने के लिए पार्किंग लॉट में अपना कार लेने के लिए आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये टेल ऑफ द नाइन टेल्ड वाला अपना चिंदी लौंडा ही है। पर ये क्या, इसकी ब्रांड न्यू धन्नो की ऐसी हालत किसने की? जिसने भी ये किया है ना, वो आज नहीं बचने वाला। तभी उसे वहाँ पर लगा सिक्योरिटी कैमरा नजर आता है। फिर क्या था, वो सिक्योरिटी के पास जाकर पूरा भड़कने लगता है कि उनके होते हुए ये सब कैसे हो गया। लेकिन फिर पता चलता है कि कल रात नशे की हालत में इसी जनाब ने अपनी धन्नो की ये हालत कर दी। ये चिंदी का चिंदी रह गया। टेल ऑफ द नाइन टेल्ड से बैड एंड क्रेजी सीरीज में आ गया, पर इसकी चिंदी गिरी वहीं की वहीं है। उसके बाद ये बंदा अपनी वही टूटी फूटी धन्नो को लेकर अपने काम पर आता है और बिल्डिंग के अंदर जाते जाते बड़बड़ा रहा होता है कि अभी तो कार लोन के पूरे पैसे चुकाने में 7 महीने बचे हैं। ऐसा कैसे हो गया? ओह मेरी धन्नो। तभी सामने से एक लड़की आती हुई नजर आती है जो गुस्से में अपने चिंदी लौंडे के पास आ रही होती है। ही भी लाइक, लो आ गई मुसीबत। वो बंदी उसके पास आकर बोलती है, ये सब तुम प्रमोशन पाने के लिए कर रहे हो ना। अपना चिंदी लौंडा उसे इग्नोर करके अंदर जाने लगता है। वो उसे रोक कर बोलती है, मेरे कैप्टन ने अपने पार्टनर को खो दिया, इस केस में वो भी मर सकते थे, पर फिर भी उन्हें क्यों इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है जबकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अपना चिंदी लौंडा एंटी करप्शन यूनिट में एक सीनियर ऑफिसर है और ये बंदी एंटी नारकोटिक्स यूनिट में एक जूनियर ऑफिसर है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एंटी करप्शन यूनिट पुलिस की वो शाखा होती है जिसमें भ्रष्टाचार का रोकथाम किया जाता है और एंटी नारकोटिक्स यूनिट वो शाखा होती है जिसमें अपने 150 रुपया वाले कचड़ा सेठ की पुड़िया बेचने वाले धंधों पर रोकथाम किया जाता है। आसान शब्दों में बोले तो नशे वाले घास फूस, नशीली ग्लूकोन डी पाउडर और वैसे ही पदार्थों पर रोकथाम करने का काम करती है नारकोटिक्स यूनिट। एनीवे, तो बात ये है कि किसी कारणवश इस बंदी के हेड का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। फिलहाल ये बंदी इसी बात पर भड़की हुई है क्योंकि इसकी नजर में इसका हेड एक देव मानुस है और क्योंकि इसके हेड के इन्वेस्टिगेशन का काम अपने चिंदी लौंडे का डिपार्टमेंट कर रहा है और अपने डिपार्टमेंट के हेड होने की वजह से उसका इन्वेस्टिगेशन ये कर रहा है, इसी वजह से ये बंदी इस पर भड़क रही है। अच्छा, एक और बात, ये लोग पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि पुलिस हेडक्वार्टर में काम करते हैं। ये मैंने इसीलिए बता दिया ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, बहुत हुई डिटेलिंग, अब एपिसोड पर आते हैं। ये बंदी अपने चिंदी लौंडे पर भड़क रही होती है जिस पर अपना चिंदी लौंडा बोलता है, देखो इंस्पेक्टर ली हुई क्यों, 2 साल पहले ही हमारा ब्रेकअप हो चुका है और यहाँ पर मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो सबसे पहले तो इज्जत से बात करो और दूसरी बात, जिस पर भी शक की सुई जाएगी उन सबकी जाँच होगी, फिर चाहे वो तुम्हारे कैप्टन ही क्यों ना हो। और तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि ये मेरा काम है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, ली हुई क्यों बोलती है, वही तो प्रॉब्लम। यहाँ पर सबसे बड़े प्रॉब्लम तुम हो। तुम कभी भी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रख ही नहीं सकते, कमीने कहीं के। ये सुनकर अपना चिंदी लौंडा उसे जोर से डांटता है और फिर वहाँ से जाने लगता है।
ये तो काफी हाइपर टाइप की अलबेली लड़की मालूम होती है यार, अपने सीनियर को ही पटक दिया। आसपास के सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं। चिंदी लौंडा उठकर बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? हुईग्योम बोलती है, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मुझसे बचकर रहना, कहीं मैं तुम्हें ही ना काट लूं सीनियर इंस्पेक्टर रियूसु योल। और यहाँ पर पता चलता है कि इस सीरीज में अपने चिंदी लौंडे का नाम रियूसु योल है। उसके बाद हुईग्योम गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपना चिंदी लौंडा दांत पीसता रह जाता है। सभी लोग उसे ही घूर रहे होते हैं। वो अपनी टाई ठीक करते हुए, अपनी बची कुची इज्जत को संभालते हुए, सबको सुनाते हुए बड़े स्वैग से बोलता है, ओहो ये लड़की भी ना कितनी मेहनत करती है, ऑफिस आते ही कॉम्बैट की प्रैक्टिस करने लगी बताओ। और फिर अंदर आकर अपनी कमर पकड़कर बोलता है, उई माँ मेरी तो कमर टूट गई, आज का पूरा दिन उसने खराब कर दिया, उई। उसके बाद अपना चिंदी लौंडा या फिर रियूसु योल जो बोलो, वो अपनी हाइपर अलबेली यानी कि हुईग्योम के कैप्टन साहब की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने एक को ऑफिसर के साथ इन्वेस्टिगेशन रूम पहुंचता है। यही है अपनी हाइपर अलबेली के कैप्टन साहब किम गिएशिक। इस बंदे को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बारीकी से जूम करके। मगर क्यों? वो मैं नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। इतने % लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आप ही बताओ गलत बात है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में तो आप लोग इतने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, पर सब्सक्राइब ही नहीं करते। ये भेदभाव क्यों? सो प्लीज सबर कराए सर। तो केस कुछ ऐसा है कि ताक मिन सू नामक एक इंस्पेक्टर थे जो कैप्टन साहब के वर्किंग पार्टनर थे और किसी केस के दौरान उनकी मौत हो गई और उसी के इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्हें बुलाया गया। कैप्टन साहब बताते हैं कि इंस्पेक्टर ताक मिन सू किसी से मिलना चाहते थे और इसीलिए वो दोनों किसी खंडर पड़ी हुई बिल्डिंग में उस इंसान से मिलने के लिए गए थे। इंस्पेक्टर ताक मिन सू कैप्टन साहब को नीचे रुककर उनका इंतजार करने का बोलकर खुद बिल्डिंग के ऊपर चले गए, लेकिन कुछ देर बाद उनकी चिल्लाने की आवाज आई और दूसरे ही पल वो जमीन पर गिर गए और वहीं पर उनकी मौत हो गई। कैप्टन साहब ने झट से ऊपर देखा तो उन्हें ऊपर से कोई झांकता हुआ नजर आया। वो झट से उसके पीछे दौड़े। उन्होंने उसे पकड़ भी लिया, पर उस आदमी ने उन पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया और लंगड़ाते हुए भागने की कोशिश करने लगा। घायल कैप्टन साहब ने उसके पैर पर निशाना साधा, पर अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग में कोई भी रेलिंग ना होने की वजह से वो भी इंस्पेक्टर ताक मिन सू की ही तरह नीचे गिर गया और उसकी भी मौत हो गई। कैप्टन साहब की सारी बातें सुनने के बाद सुयोल उन्हें एक फोटो दिखाता है। ये फोटो उसी इंसान की है जो उस दिन कैप्टन साहब की गोली लगने की वजह से गिरकर मर गया था। इसका नाम सिम सैंग हो है। सिम सैंग हो, आप लोग सैमसंग हो मत समझ लेना। एनीवे, पहले भी ये बंदा नशे वाले ग्लूकॉन डी के केस में 2 बार जेल का दौरा कर चुका है। खैर, उसके बाद अपना चिंदी लौंडा सुयोल इंस्पेक्टर ताक मिन सू की फोटो दिखाता है। जी हाँ, यही है इंस्पेक्टर ताक मिन सू। एनीवे, फोटो दिखाते हुए अपना चिंदी लौंडा सुयोल कैप्टन साहब से पूछता है कि जहाँ तक मैंने सुना है इंस्पेक्टर ताक ने तो सैमसंग सिम सैंग हो की काफी मदद की थी नशे वाले केस से बाहर निकलने में। उन दोनों के बीच तो चीजें काफी सही थी, तो वो उन्हें क्यों मारेगा? कैप्टन साहब बोलते हैं नशीली ग्लूकॉन डी का नशा करने वाले लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब बात नशीली ग्लूकॉन डी की आती है तो वो लोग हमला करने से नहीं कतराते, फिर चाहे सामने वाला उसका सगा ही क्यों ना हो। उनकी बात काटते हुए सुयोल अपने कोवर्कर इंस्पेक्टर यांग जे सियोन जो इसका वर्किंग पार्टनर भी है उससे पूछता है, पोस्टमार्टम में सैमसंग हो सिमसैंग हो के शरीर से नशीली ग्लूकॉन डी का कोई ट्रेस मिला? इंस्पेक्टर यांग जेसियन बोलते हैं नहीं तो। सुयोल पूछता है अल्कोहल का क्या, उसने शराब पी थी? इंस्पेक्टर जेसियन बोलते हैं नहीं, उसके खून में भी शराब का कोई ट्रेस नहीं मिला था। सुयोल कैप्टन साहब से बोलता है आप तो इंस्पेक्टर ताक मिन सू के काफी करीब थे ना, आप दोनों का रिश्ता तो जिगरी यारों जैसा था ना। फिर अपने को वर्किंग पार्टनर इंस्पेक्टर यांग जेसियन की तरफ घूम कर बोलता है इन दोनों की तरह हम दोनों भी तो पार्टनर्स हैं राइट? अगर तुम मुझे अपने सामने मरा हुआ देखो तो तुम्हें कैसा लगेगा? जेसियन बोलता है मैं तो। सुयोल उसकी बात को काटते हुए बोलता है नहीं नहीं, अगर सच में ऐसा हो गया तो ना ना ना, तू नजर उतर गई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा अब बताओ, अगर ऐसा कुछ सच में होता है तो ये नेचुरल है कि तुम ढंग से कुछ सोच नहीं पाओगे, थोड़ी देर के लिए तुम पागल से हो जाओगे, है ना? जेसियन बोलता है मेरे सामने तो जो भी आएगा मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। सुयोल बोलता है एग्जैक्टली मेरे बाहुबली, तुम्हें बहुत ताकत है, तुम शायद ऐसा ही करोगे। फिर खड़े होकर कैप्टन साहब से बोलता है इसीलिए आवेश में आकर आपने भी उसे मार दिया। ये सुनकर कैप्टन साहब घबराते हुए बोलते हैं क्या? सुयोल उन्हें घूरने लगता है।
कैप्टन साहब बोलते हैं मैंने उसे नहीं मारा, मैंने बस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसके जांघ में गोली मारी थी। अपना चिंदी लौंडा बोलता है हाँ मुझे पता है, आप 5 महल्ले की खंडर सी बिल्डिंग पर गए थे जहाँ कोई भी रेलिंग नहीं थी, आपने उसके जांघ पर मारा था और आपको कोई आइडिया नहीं था कि वो गिर जाएगा। कैप्टन साहब गुस्सा कर चिल्लाते हुए बोलते हैं तो तुम क्या चाहते हो, मैं उसे जाने देता, उसने मेरे मिंसू को मार डाला। उसकी बात करते हुए टेबल पर हाथ पटककर सुयोल उससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए बोलता है एग्जैक्टली, उस कमीने ने आपके मिंसू को मार डाला, आपके पार्टनर को। फिर शांत होकर बोलता है देखिए आप तो अभी भी इतने गुस्से में हैं, उस समय तो आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में होंगे जब ये सब हुआ था। कैप्टन साहब गुस्से से चेयर ढकेल कर खड़े होकर बोलते हैं सीनियर इंस्पेक्टर रयू तुम। तब तक अपना बाहुबली जेसियन अपनी जगह से उठकर उन्हें शांत करने के लिए वहाँ आ जाता है, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन को हायर हाउस भी देख रहे होते हैं और उनके सामने इस तरह से रिएक्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग। सुयोल भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली कैप्टन साहब को ग्रीट करता है और फिर बोलता है एक बात और, आपके पास कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि सैमसंग मेरा मतलब सिमसंग हो ही इंस्पेक्टर ताक मिंसू के मौत का जिम्मेदार है? क्योंकि हमें तो डीएनए से इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। आपको याद होगा कि उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, तो इसी वजह से उनके चोट और हाथापाई के सारे निशान धुल गए थे। कैप्टन साहब बोलते हैं मुझे पूरा यकीन है कि उसी कमीने ने ताक मिंसू को मारा है, वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं था। अपना चिंदी लौंडा उनकी बात को काटते हुए बोलता है ना ना ना, वहाँ पर उनके साथ एक और इंसान भी मौजूद था और कैप्टन साहब की तरफ देखने लगता है। कैप्टन साहब बोलते हैं तुम कहना चाहते हो कि? सुयोल बोलता है हाँ आप भी वहीं थे सीनियर इंस्पेक्टर किम गे शिक। ये सुनकर कैप्टन साहब फिर से खड़े हो जाते हैं और अपने चिंदी लौंडे को घूरने लगते हैं। उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि वो आज अपने चिंदी लौंडे का खून ही कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस इंटेरोगेशन पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया सीनियर्स की नजर है जो ठहाका मार मार कर हंस रहे हैं। ये सफेद बाल वाला बुढ़ा सा दिखने वाला आदमी कमिश्नर है और उसके बगल वाला इनका जूनियर है जो इनकी बहुत ही ज्यादा जी हुजूरी करता है। ये दोनों इतना ठहाका मारकर इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि कैप्टन साहब ने नशीली ग्लूकॉन डी के एक केस में कमिश्नर के भतीजे को पकड़ लिया था, जिस वजह से कमिश्नर कैप्टन साहब पर बहुत ही ज्यादा भड़के हुए थे। इसीलिए आज जब अपना चिंदी लौंडा अपने स्किल के दम पर कैप्टन साहब की बोलती बंद करके उल्टा उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो कमिश्नर की दिली आग बुझ गई है और अब ये अपने चिंदी लौंडे से भी इम्प्रेस हो चुके हैं। उसके बाद अपना चिंदी लौंडा और कमिश्नर की जी हुजूरी करने वाला बंदा मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस बंदे का नाम ग्वेक बोंग पिल है और ये इस जगह का सब सेक्शन चीफ है। इनके रैंक सिस्टम की ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो को ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि ये अपने चिंदी लौंडे का सीनियर है। हाँ, तो ये दोनों सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कमिश्नर इनसे इम्प्रेस हो गए हैं। अब जब कमिश्नर इम्प्रेस हो गए हैं तो जाहिर है कि इन्हें कुछ न कुछ पुरस्कार जरूर देंगे, इन अदर वर्ड्स प्रमोशन। जी हाँ, अपना चिंदी लौंडा ये सब सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए कर रहा है। अगर कमिश्नर का दुश्मन यानी कि कैप्टन साहब सस्पेंड होते हैं तो हायर चांसेस है कि खुश होकर कमिश्नर सुयोल को प्रमोट कर देंगे और यही ये चाहता है, प्रमोशन। ये एक करप्ट ऑफिसर है जो प्रमोशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एंटी करप्शन यूनिट का एक सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद भी ये एक करप्ट ऑफिसर है। यही है दुनिया की सच्चाई मेरे यारों। उसके बाद अपना चिंदी लौंडा सोना बाथ लेने के लिए जाता है क्योंकि हाइपर अलबेली हुई ग्यूं के एक ही फटके ने इसे इतने सारे झटके दे दिए कि बेचारे के पुर्जे पुर्जे हिल गए और उसी से रिलीफ पाने के लिए ये सोना बाथ ले रहा है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे इसे नींद आने लगती है और ये सो जाता है। तभी वहाँ पर एक रहस्यमय इंसान की एंट्री होती है जो काले जूते और काले ग्लव्स पहने अपने चिंदी लौंडे सुयोल के पास आ रहा होता है। उसके कदमों की आवाज से सुयोल की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि एक इंसान हेलमेट पहने हुए उसके सोना बाथ रूम के दरवाजे पर खड़ा है। ही बी लाइक, सोना रूम्स में डिलीवरीज भी होती है, गजब। और फिर से सो जाता है। वो इंसान दरवाजा खोलकर सुयोल के पास आने लगता है। उसे अपने पास आता देख सुयोल थोड़ा घबराता है और बोलता है तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? उसके बाद जो हेलमेट वाला आदमी अपने चिंदी लौंडे की पिटाई लगाता है, मतलब क्या ही बोलूं, लात घूसा खाली दे में उठा उठा के पटकना, गर्म पानी के पाइप को उसके गले में बांध कर मुंह में एकदम गरम गरम पानी मारना, मतलब हद तरीके का टॉर्चर कर रहा होता है। वो सुयोल को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा होता है और ना ही बता रहा होता है कि वो उसे इतना क्यों मार रहा है। सुयोल की हालत पूरी पस्त हो चुकी होती है। अंत में स्विमिंग पूल के पास लाकर वो उसे जोर का घूंसा लगाता है और के ओ सुयोल पानी में धड़ाम।
ये स्विमिंग पूल में गहरे समुद्र में डूबने जैसा वाइब देते हुए पानी की गहराई में जाता ही जा रहा होता है और वो हेलमेट वाला सन की बंदा वहीं खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर जो शायद पेट्रोलिंग पर जा रहा होता है, उसकी नजर एक बच्ची पर पड़ती है जो दीवार पर कुछ चिपका रही होती है। वो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उसके पास जाता है तो पता चलता है कि वो जगह जगह पर फोटो चिपका कर किसी को ढूंढ रही है जो काफी दिनों से लापता है। वो पुलिस ऑफिसर उस बच्ची को पुलिस स्टेशन लेकर आता है। वहाँ पता चलता है कि वो बच्ची जिसे ढूंढ रही है उसका नाम जियोंग यूना है और उसके लापता होने की रिपोर्ट पहले ही कोई लिखा चुका है। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ जो इस केस के इंचार्ज है, और तब उसकी मुलाकात असिस्टेंट इंस्पेक्टर डो इन ब्यूम से होती है जो जियोंग यूना नामक महिला के गुमशुदा होने के केस को संभाल रहा है। ये दोनों एक कोपची में जाकर इस केस के बारे में बातें करने लगते हैं। असिस्टेंट इंस्पेक्टर बताता है कि जियोंग यूना अपने घर से भाग गई थी। वो एक बार गर्ल है जो नशीली ग्लूकोन डी का नशा करती है। इसी चक्कर में तो उसे 1 साल के लिए जेल की सजा भी हुई थी और हाल ही में अपनी पूरी सजा काट करके वो बाहर आई थी। मुझे पक्का यकीन है कि वो फिर से कहीं नशीली ग्लूकोन डी का नशा कर रही होगी और दोबारा पकड़ी जाएगी। इसीलिए आप भी अपने दूसरों कामों पर ध्यान दीजिए, इस केस में अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये असिस्टेंट इंस्पेक्टर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कोई ना कोई झोल तो कर रहा है, मैं बता रही हूँ। पुलिस ऑफिसर साहब, आप अलर्ट हो जाओ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। फिर वो असिस्टेंट इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है और अपने पुलिस ऑफिसर की नजर उसी बच्ची पर पड़ती है जो पुलिस स्टेशन के बाहर एक पौधे के पत्ते को तोड़ रही होती है। उधर अपना चिंदी लौंडा सोनाबाद के रिसेप्शनिस्ट पर भड़क रहा होता है क्योंकि ऐसे कैसे कोई भी आकर उसे मार सकता है यार। पर रिसेप्शनिस्ट इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं क्योंकि सीसीटीवी में वैसा कोई भी हेलमेट वाला आदमी आते या जाते हुए कहीं भी नजर नहीं आया है। तभी किसी का कॉल आता है और सामने वाले की बात सुनकर अपना एंग्री चिंदी लौंडा खुशी से फूल जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उधर अपना पुलिस ऑफिसर उस बच्ची से बात करते हुए उसे उसके घर तक छोड़ने जा रहा होता है। बच्ची बताती है कि वो अपने ग्रैंड माँ के साथ रहती है और वो औरत जिसकी ये तलाश कर रही है यानी कि जियोंग यूना इस बच्ची की माँ है। इस बच्ची के अकॉर्डिंग इसकी माँ यानी कि जियोंग यूना इससे हर संडे मिलने आती थी और उसके बाद वो काम के सिलसिले में यूएस चली गई और इन दोनों का मिलना बंद हो गया। लेकिन इसकी माँ हर रोज इसके लिए चिट्ठी लिखा करती थी। वेल लेट मी एक्सप्लेन। इसकी माँ बार गर्ल थी जिस वजह से सिर्फ संडे संडे इसे मिल पाती थी और जब नशीली ग्लूकोन डी के केस में वो जेल गई थी तो घर वालों ने इसे ये बता दिया कि इसकी माँ यूएस गई है काम करने के लिए। अच्छा। पुलिस ऑफिसर पूछता है तुम्हारी माँ से आखिरी बार जब तुम्हारी बात हुई थी तो तुम्हें याद है कि उन्होंने तुमसे क्या कहा था? बच्ची बताती है कि उन्होंने कहा था कि वो मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदेंगी। तभी बच्ची का घर आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर से बोलती है अंकल आप मेरी मम्मा को ढूंढोगे ना? इस पर पुलिस ऑफिसर नीचे बैठकर प्यार से बोलता है बिल्कुल, आखिर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, यही तो मेरा काम है। ये सुनकर बच्ची खुश हो जाती है। वो पुलिस ऑफिसर को वही पत्ती देती है जो उसने पुलिस स्टेशन के बाहर तोड़ी थी और फिर बोलती है अगली बार मैं 4 पत्तियों वाली पत्ती ढूंढूंगी और आपके लिए भी मेरे ही जैसा एक ब्रेसलेट बना दूंगी, फिर हम दोनों के पास एक ही जैसा ब्रेसलेट हो जाएगा। ये उसके बाद वो मुस्कुरा कर अंदर चली जाती है। इधर अपना चिंदी लौंडा पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचता है। तभी एक महंगी सी चमकती हुई कार में किसी की एंट्री होती है। इस बंदे को भी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा। इस बंदे का नाम जू दे वॉन है और ये भी अपने चिंदी लौंडे की ही तरह एक सीनियर इंस्पेक्टर है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के राइवल हैं और दोनों में कंपटीशन की होड़ लगी रहती है कि किसे पहले प्रमोशन मिलेगा। एनीवे, आज अपना चिंदी लौंडा बहुत खुश है क्योंकि फाइनली इसके सारे उल्टे सीधे कामों का अंजाम इसे मिलने वाला है, यानी कि प्रमोशन। इसीलिए तो ये अपनी वर्दी भी लेकर आया है। खैर, इसका राइवल जू दे वोन अपनी महंगी कार दिखाते हुए शो ऑफ करने लगता है। अपना भ्रष्टाचारी चिंदी लौंडा भी कम है क्या? ये भी अपनी वर्दी दिखाते हुए शो ऑफ करने लगता है। तभी इसका वर्किंग पार्टनर यानी कि अपना बाहुबली जेसियोन दौड़ता हुआ वहाँ आता है और बोलता है तुमने कुछ सुना? इससे पहले कि अपना बाहुबली कुछ और बोले, जू दे वोन मुस्कुराते हुए अपने बाहुबली को थपथपाते हुए वहाँ से निकल जाता है और पता चलता है कि प्रमोशन अपने चिंदी लौंडे को नहीं बल्कि इसके राइवल जू दे वोन को मिलने वाला है। इसे ही कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। उसके बाद वो अपने सीनियर जो कमिश्नर की जी हुजूरी करता है उसके पास जाकर भड़कने लगता है। जी हुजूर यानी कि सब सेक्शन चीफ ग्वैक बॉन्ग पिल बताता है कि चिंदी लौंडे का राइवल यानी कि सीनियर इंस्पेक्टर जू दे वॉन कमिश्नर के लंगोटिया यार, आसान शब्दों में बोले तो उसके बचपन के दोस्त का बेटा है, इसीलिए कमिश्नर उसे प्रमोट कर रहा है। इस पर अपना चिंदी लौंडा नेपोटिज्म पर लेक्चर झाड़ने लगता है। जी हुजूर बोलता है अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम भी किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले के यहाँ पैदा क्यों नहीं हुए? चिंदी लौंडा सुयोल अपना गुस्सा शांत करते हुए
हुए बोलता है, आप मेरी मदद करोगे या नहीं? अपना काम निकल गया तो अब पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हो? जी हुजूर बोलता है, ए बावले इधर आ, बैठ इधर। सुयोल बैठ जाता है। जी हुजूर बोलता है, मैं समझता हूँ कि तुमने अपना एग्जाम हाई स्कोर के साथ पास किया, पर तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है और ना ही तुमने किसी कॉलेज में पढ़ाई करी है, लेकिन फिर भी तुम्हें एंटी करप्शन यूनिट में ज्वाइन होने का मौका मिला और तुम यहाँ तक पहुँच गए। अगर तुम्हारे साथ मैं नहीं होता तो तुम ये सब कर पाते क्या? हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम अभी गुस्से में हो, पर तुम कुछ कर सकते हो नहीं ना? अपनी सच्चाई मत भूलो। ये सब सुनकर अपना चिंदी लौंडा शांत हो जाता है। उधर अपना पुलिस ऑफिसर उस बच्ची की गुमशुदा माँ के बारे में दूसरे ऑफिसर से बात कर रहा होता है, जिस पर वो लोग उसे समझा रहे होते हैं कि तुम इस पचड़े में मत पड़ो। तभी किसी का कॉल आता है और यहाँ पर पता चलता है कि इस पुलिस ऑफिसर का नाम ओ ग्योंग ते है। एनीवे, कॉल पर पता चलता है कि उस बच्ची की गुमशुदा माँ के कॉल रिकॉर्ड्स निकल गए हैं। ये सुनते ही वो अपना खाना छोड़ छाड़ कर दौड़ कर भागता है। ये कितना भला, ईमानदार और डेडिकेटेड बंदा है यार। जहाँ एक तरफ पूरी पुलिस कम्युनिटी करप्ट लोगों से भरी पड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बंदा उन सब का विपरीत एक सच्चा इंसान है। ये तो अपने बाबूराव के स्टाइल वाला देव मानुस है यार। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। रात को अपना देव मानुस यानी कि ओ ग्योंग ते कॉल रिकॉर्ड्स की मदद से गुमशुदा जियोंग यूना जहाँ रहती है उस लोकेशन का पता लगाकर वहाँ पहुँच जाता है। वो वॉचमैन से पूछता है कि वो कौन से अपार्टमेंट में रहती थी, पर वॉचमैन उसे कुछ नहीं बताता, ये बोलकर कि आए दिन लोग यहाँ आते रहते हैं और यहाँ से शिफ्ट करते रहते हैं, इसलिए मुझे याद नहीं है कि वो कहाँ रहती थी। उसके बाद वो उसी बिल्डिंग के आसपास गुमशुदा जियोंग यूना की फोटो चिपकाने लगता है। तभी एक औरत उधर से गुजरती है जो फोटो देखकर पहचान लेती है, क्योंकि गुमशुदा जियोंग यूना इसी औरत के अपार्टमेंट के बगल वाले अपार्टमेंट में रहती थी, यानी कि इसकी पड़ोसी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। फाइनली उस औरत की मदद से अपने भले मानुस को गुमशुदा जियोंग यूना के घर का पता चल जाता है और वो उसका दरवाजा खटखटाता है, पर अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। उसके बाद वो लॉक तोड़ने वाले को बुलवाकर दरवाजे का लॉक तोड़वाने लगता है। वॉचमैन दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और फिर किसी को कॉल करता है। लॉक टूटने के बाद अपना भला मानुस अंदर घुसकर तलाशी करने लगता है। घर की सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत रखी हुई होती है, यहाँ तक कि गुमशुदा जियोंग यूना के कपड़े भी उसके कपबोर्ड में सही सलामत रखे हुए होते हैं, जिसका सीधा सीधा यही मतलब है कि जियोंग यूना कहीं भागी नहीं। अगर भागी होती तो कम से कम अपने कपड़े तो अपने साथ लेकर जाती ना। एनीवे, तलाशी करते करते वो बाथरूम पहुंचता है। वहाँ उसे ब्लीच की स्मेल आती है, जिसका मतलब ये है कि हाल ही में बाथरूम की पूरी सफाई हुई है। वो बाथरूम के नाली को चेक करता है, वहाँ उसे खून से सने हुए बाल मिलते हैं। तभी वहाँ पर वो असिस्टेंट इंस्पेक्टर आता है जो इस केस का इंचार्ज है। अपना भला मानुस उसे वो खून से सना हुआ बाल दिखाने लगता है, पर ये दरिंदा आदमी उसे पटक पटक कर जानवरों की तरह मारने लगता है और यहीं पर एपिसोड का ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।